सो है गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे, तो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 का, जो है हमारा क्रॉनिक पेनी मॉडल। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी बैंड्स के लिए बारे में पढ़ा था, और उसके बाद फॉरबिडन गैप क्या होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड का जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है। इंसुलेटर के लिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन एनर्जी बैंड का, और वो थोड़ा कम उसमें तो वो है सेमीकंडक्टर के लिए, और बहुत कम है वो कंडक्टर के लिए। ओके, वो सब हमने पढ़ा था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ क्या होता है वहाँ पर, और हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ क्या होता है वो हमने पढ़ा था। उसके बाद तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक पेनी मॉडल। तो क्रॉनिक पेनी मॉडल क्या होता है, उससे पहले थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। ओके, तो आपको समझ आएगी। ओके, तो ठीक है। तो आप सब जानते होंगे कि एक आटम के अंदर, जो पर्टिकुलरली हम हाइड्रोजन आटम के लिए कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो एक हाइड्रोजन आटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, क्योंकि अब यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रोटॉन है और यहाँ पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों सिस्टम, मतलब अगर हम कोई सिस्टम ले जो है हमारा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का सिस्टम। ओके, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ओके, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसकी तरफ, पर जो वेरिएशन की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्टेंस के वेरिएशन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि वो न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर जाए, जो हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो केमिस्ट्री अगर थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में, तो आपने एक्वेंटेड होंगे वो टर्म शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। ओके, जो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है उसके लिए शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो लागू नहीं होता। ओके, शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो जो भी हो, तो नेट इफेक्ट क्या होता है, तो इन दोनों का एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होता है। तो ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज +q एंड देन इलेक्ट्रॉन का चार्ज -q, देन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ओके, तो उन दोनों में जो सेपरेशन का डिस्टेंस, और हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस, ओके, वो है r। तो वो सब हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किए थे, तो मैं उसको और थोड़ा चर्चा नहीं करूँगा। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में पिछले लेक्चर में किया था। तो आज हम बस क्रॉनिक पेनी मॉडल का बेसिक्स क्या है वो सब पढ़ेंगे, उसके बाद वो किस लिए यूज़ करते हैं वो सब पढ़ेंगे, और एनर्जी बैंड्स का थोड़ा और क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैसे हम और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जान सकते हैं इसको। और ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन होगा वो PE, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन, इक्वल टू +q इंटू -q डिवाइड बाई 4πε0 r²। ओके, तो दिस इज नथिंग बट -q² डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। ओके, तो ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली हम एनर्जी बोल सकते हैं। ओके, तो वो एनर्जी का जो वेरिएशन होता है, तो यहाँ पर -q² अपन 4πε0 r² जैसे वेरिएशन होता है। तो ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। ओके, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस और, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्चुअल मीनिंग होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कोई वस्तु मतलब कोई किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, पर बिना इच्छा के खिलाफ, ओके, उसके मर्जी के खिलाफ वो कुछ काम कर रहे हैं। मतलब मुझे अब लेक्चर देने के लिए मन क्या है, अगर मैं जाकर पढ़ूंगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। ओके, जैसा कि आपने समझा, आप सोचे कि आफ्टरनून में, ओके, मैं इंक को बदल देता हूँ। ठीक है, मेरा पेन कहाँ है गया। ओके, तो ठीक है, तो सोचिए कि आप आफ्टरनून 4 PM में, तो 4 PM में सबका मन होता है कि क्रिकेट जाकर बाहर के ग्राउंड में क्रिकेट खेलना है, पर कोई अगर ट्यूशन टीचर आके पहुंच जाते हैं और आपका कोई लेक्चर देने वाला कोई पहुंच जाता है उस टाइम पे, ओके, तो आपका मन कैसा होता है,
अब खेलने का मन था, अब सर कहेंगे कि पढ़ने के लिए, तो वो आपका एक आपका मर्जी के विरुद्ध हो जाता है वो सब। तो आपका वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आप ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पे रहते हो, मतलब आप ज़्यादा आपके जो इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी, ओके। तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होता है, तो मतलब कि जिसकी ज़्यादा, जो ज़्यादा मर्जी के खिलाफ रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा। मतलब हमेशा हमारे ब्रेन क्या होता है ना, वो रैंडम मोशन में होता है। तो कभी मन करता है कि पबजी खेल लें, कभी मन करता है फ्री फायर खेल लें, कभी मन करता है कि हाँ व्हाट्सएप में चैटिंग कर लें और इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर लें। पर थोड़ा जब किसी का मन कहता है कि ना नहीं नहीं ये सब नहीं करना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को बढ़ना है, तो वो पढ़ता है। तो वो इच्छा के खिलाफ और मर्जी के खिलाफ वो काम करता है, ओके। मतलब पढ़ता है, खेलने का मन है पर पढ़ता है, और मतलब डेटिंग करने का डेटिंग और चैटिंग जब भी करने का है पर उसके खिलाफ वो पढ़ता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी क्या है यहाँ पर सोचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मर्जी है कि मैं न्यूक्लियस से दूर हो जाऊँ, मतलब मैं फ्री हो जाऊँ, फ्री स्टेट में आ जाऊँ, कि मतलब मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं लागू रहेगा, ओके। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक एटम के लिए बता रहा हूँ, एक हाइड्रोजन एटम, मतलब मैं एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूँ, एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक एटम है, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मर्जी है कि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं न्यूक्लियस से थोड़ा दूर भाग जाऊँ, ओके। न्यूक्लियस से दूर हो जाऊँगा तो मैं फ्री स्टेट में आ जाऊँगा, जिसके वजह से मेरे ऊपर कोई फोर्स लागू नहीं रहेगा, ठीक है। पर न्यूक्लियस चाहता है, पर न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो यहाँ पर आने के लिए मर्जी की, उसके मर्जी के खिलाफ हो जाता है, ओके। वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लागू होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, या आप ये सब, यह है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ओके। तो इससे क्या होता है ना, इसका जो मतलब है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वर्क डन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन नहीं, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके। सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके, इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। मतलब जो यहाँ पर मतलब है कि जो फोर्स जहाँ पर लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लग रहे हैं वो न्यूक्लियस की तरफ लग रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन चाहता है किसकी तरफ, मतलब हम जो वर्क के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ओके। तो डी एस क्या है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। उस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट रहेगा, अगर हम थोड़ी, ये हमारा कोई इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल, तो उसको डी एस हम लिखते हैं। इस इंटरवल के अंदर में हमारा जो फोर्स होता है वो फोर्स कांस्टेंट रहेगा, मतलब टाइम के अनुसार वेरी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल को अगर इस ए पॉइंट से ला कर के बी पॉइंट को लेने के लिए, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो हमें जो एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, और एनर्जी को हमें कुछ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, वो है हमारा वर्क डन, ओके। तो ये जो वर्क डन करना पड़ेगा वो फोर्स, ओके। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगता है न्यूक्लियस की वजह से, वो न्यूक्लियस की तरफ है, पर इलेक्ट्रॉन चाहता है डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में करने के लिए, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के लिए चाह रहा है, ओके। तो वो इस ऑर्बिट में बाउंड है ना, तो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऑर्बिट में जितना एनर्जी रहेगा वो सब बाद में सोचेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि जो वर्क डन है तो वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि क्यों ये नेगेटिव है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एनर्जी का जो वेरिएशन आया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जैसे कि मुझे आसानी होगी थोड़ा और समझाने के लिए, ठीक है। जो एनर्जी का वेरिएशन ये है, तो ये कैसे वेरी कर रहा है, 1/r² के अनुसार वेरी कर रहा है, ओके। मतलब -1/r², ओके, नेगेटिव साइन है, -1/r²। अगर हम इससे कोई प्लॉट करेंगे, कोई ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, ओके, ठीक है। तो ये हमारा कोई एक्सिस सिस्टम है,
ओके, तो इस एक्सिस में ये हमारा एक्सिस आर के अनुसार बदलता है। ओके, तो ठीक है, तो तो हमारा यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा जो ग्राफ रहेगा वो डाउन डायरेक्शन में, मतलब नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, मतलब नीचे की भाग में रहेगा, इस एक्सिस के नीचे में रहेगा इस जो हमारा ग्राफ। ओके, तो 1/r², तो आपने 1/r² का जो वेरिएशन होता है वो ऐसे होता है, आपने पढ़ा है 1/r², तो वो पॉजिटिव 1/r² होता है, मतलब 1/r² जो वेरिएशन आर के अनुसार जो वेरिएशन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में सोचेंगे तो वो ऐसा होगा -1/r²। ओके, ठीक है, नहीं गलत कर दिया शायद, मतलब हाँ ठीक है, अगर आर नेगेटिव होगा, अगर आर भी नेगेटिव होगा तो उसका वेरिएशन माइनस की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ठीक है, समझ लिया। ई यहाँ पर ई पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ई यहाँ पर पॉजिटिव है, तो बट यहाँ पर क्या है, ई नेगेटिव है। मतलब आर का आप जो भी वैल्यू ले, आर का आप नेगेटिव ले सकते हैं और पॉजिटिव ले सकते हैं। क्या होगा, आर का आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो भी ये नेगेटिव होगा, आर का अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि आर का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर r² का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप समझ गए हैं। तो बट यहाँ पर क्या होगा, आर का वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे, ओके, तो क्या होगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव लेने से तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव लेने से भी आर का वैल्यू वो पॉजिटिव आएगा। आर का वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव भी लेंगे, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर अगर पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर होल का साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर अगर आप आर का वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर आर का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, ओके, यहाँ पर आर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो भी आपका ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर हमारा एटम यहाँ पर है r = 0 वैल्यू पर, r = 0 वैल्यू पर अगर हमारा एटम यहाँ पर है तो क्या होगा ना, इसका जो वेरिएशन होगा ऐसा होगा। सॉरी, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए आर का जब 0 वैल्यू होता है, वो यहाँ पर हमारा एनर्जी का सपोज एनर्जी का ग्राफ है। ओके, तो यहाँ इस डायरेक्शन में हमारा एनर्जी फैला है और इस डायरेक्शन में हमारा आर जो डिस्टेंस होता है, एटॉमिक रेडियस जो फैला है। तो जब देखिए जब आर मतलब r = 0 पे, मतलब जब न्यूक्लियस का बहुत करीब होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा अधिक होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा, इन्फिनाइट पर होगा, मतलब बहुत दूर, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। 0 नहीं, मतलब 0 के वैल्यू बहुत कम होगा, जो हम ले सकते हैं आइडियल वैल्यू पे 0 ले सकते हैं। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा, तो उन दोनों का जो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा वर्क डन, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तक आने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत वर्क डन करना पड़ेगा, जिसके लिए इसका जो ग्राफ का है वो पीक पे हो जाएगा। पीक का मतलब क्या है, हाई वैल्यू, एनर्जी का हाई वैल्यू हो जाएगा जब ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा, न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा। ओके, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी दूरी नहीं रहेगी, तब एनर्जी का वैल्यू हाई होगा। और जब बहुत दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, तब उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्टेट में रहेगा, मतलब उसका जो एनर्जी रहेगा, एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, 0 स्टेट व फ्री स्टेट। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर समझा लिया। तो इस ग्राफ से, इस वेरिएशन से ऐसे हम दिखा सकते हैं कि ई और आर के जो बीच में जो गैप था वो ऐसे है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम एक आइसोलेटेड एटम के लिए दिखा रहे हैं। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, तो हमेशा तो हम वन एटम की बात नहीं कर सकते ना, एक मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो अगर हम आइडियल केस मतलब जब हम कंसिडर करेंगे कि एक 1D लैटिस का मतलब मैं आप समझा रहा हूँ,
समझा रहा हूँ वन डी लैटिस क्या होता है। तो वन डायमेंशनल लैटिस दैट इज वन डायमेंशनल मीन्स स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन मीन्स स्ट्रेट लाइन। आपके पास कोई मतलब वन डायमेंशन नॉट स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई लाइन होगा, वो कर्व भी हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है और वो स्ट्रेट भी हो सकता है। ओके, तो कर्व लाइन का एक पार्ट है स्ट्रेट लाइन, वो आप कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो पढ़ेंगे, पढ़े भी होंगे तो बहुत अच्छा है। तो कर्व का एक पार्ट है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो वो लाइन कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो वन डायमेंशन मीन्स कोई लाइन होगा, तो हम स्ट्रेट लाइन के लिए दिखा रहे हैं, तो आपको समझाने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो वन डायमेंशनल लैटिस में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं, मतलब एक एटम से दूसरे एटम का जो दूरी होता है वो दूसरे एटम से तीसरे एटम की दूरी से इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस में मेंटेन करके रहते हैं। इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो हम कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स, मतलब ए। तो यहाँ पर इससे यहाँ पर जो वैल्यू इस एटम से इस एटम तक जो वैल्यू होता है वो ए होता है, वो यहाँ पर भी सेम रहेगा, हर एक एटम के लिए सेम रहेगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एटम्स वन डायमेंशनल लैटिस में, तो वन डायमेंशन में फैले हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल लैटिस। ओके, लैटिस क्यों, बहुत सारे एटम्स को लेकर यह सिस्टम बना है, इसलिए हम कहते हैं लैटिस। ओके, तो ठीक है, तो वन डायमेंशनल लैटिस की हम अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक एटम है, मतलब ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जो एक आइसोलेटेड एटम की तरह बिहेव करते हैं। ओके, जहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, इस एटम का इस एटम पर कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, इस एटम का इस एटम पर कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके, तो ठीक है, तो इसके लिए इसमें जो एनर्जी वेरिएशन होगा वो कैसे होगा, हम इस डायग्राम से हम देखेंगे। ओके, तो मैं इस ए को मिटा देता हूँ। ओके, तो जिससे आपको ग्राफ समझाने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसे एटम्स यहाँ पर फैले हैं, यहाँ पर भी एटम्स बहुत सारे फैले हैं, तो इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल लैटिस और वन डी लैटिस। ओके, जहाँ पर जो एटम्स होते हैं, किसी भी एटम को हम आइसोलेटेड एटम के लिए एटम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, वो बिहेव करते हैं वैसे। तो ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूरी पर होगा उसका एनर्जी जीरो होगा, जीरो मतलब बहुत कम होगा, जो कि हम जीरो ले सकते हैं आइडियल केस में। अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा तो ऐसे इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई वैल्यू पर होगा, तो हम इसको ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर जो एटम्स हैं वो एटम्स का जो साइज है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो प्रॉपर्टी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी जो अगर सेम होगा तो ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो डायग्राम है बहुत सब के लिए बराबर होगा। ओके, तो ठीक है, अगर डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट एनर्जी डायग्राम आ सकता है। ओके, ठीक है, तो ऐसे इनका जो एनर्जी का जो वेरिएशन होगा ऐसे आएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पर एक गलत हो गया, तो ऐसे एनर्जी का वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, तो ये है वन डायमेंशन लैटिस के लिए एनर्जी का जो वेरिएशन। ओके, पर हम तो हमेशा वन डायमेंशनल लैटिस की बात नहीं कर सकते ना, वो हमारा आइडियल केस है, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन। बट कोई भी सिस्टम में एक ऐसे एटम को हम आइसोलेटेड एटम नहीं ले सकते हैं। अगर हम सॉलिड की चर्चा करेंगे तो एटम के बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स ए है, यहाँ पर जो इस एटम के बीच में जो गैप है वो बहुत कम होगा। अगर गैस की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसा होगा। तो ठीक है, पर तो ये हमारा एक आइडियल केस था। ओके, तो क्या होगा अगर हम बहुत सारे मटेरियल्स की, बहुत सारे एटम्स की बात करेंगे, अगर कोई सॉलिड एटम मटेरियल की बात करेंगे, उसमें जो एटम के बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स है वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा, जो जिसकी वजह से इसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, इसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, इसका इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ सकता है। ओके, तो आइडियल केस में हम समझाने के लिए वन डायमेंशनल लैटिस ले रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से आपको समझाने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आएगा, मतलब वो होगा मल्टी बॉडी सिस्टम, यहाँ पर हम एक वन डायमेंशनल लैटिस ले रहे हैं,
जहाँ पर कोई सिंपल सा एक लाइन में हम आटम को हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर हम एनर्जी के लिए वो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और एनर्जी के लिए वो जो डायग्राम है वो हम दिखा सकते हैं। पर ये जो 2 डायमेंशनल लैटिस हो सकता है, 3 डायमेंशनल लैटिस हो सकता है, और कोई भी सॉलिड लैटिस और क्रिस्टल लैटिस हो सकता है, तो वो मल्टी बॉडी सिस्टम में आएगा। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, मल्टी बॉडी सिस्टम में वो जो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन वो कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो इस कॉम्प्लिकेट केसी को दूर करने के लिए, मतलब इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को आसान सिस्टम बनाने के लिए, तो एक अप्रोक्सीमेशन लिया गया था, जो नाम था हमारा क्या, क्रोनिक पेनी मॉडल। ओके, तो क्रोनिक पेनी मॉडल क्या है, तो ये जो एनर्जी का जो वेरिएशन हो रहा है, तो उनको जो क्रोनिक, एक साइंटिस्ट का नाम है क्रोनिक, दूसरा साइंटिस्ट का नाम है पेनी। ओके, तो दोनों साइंटिस्ट थे, तो वो उन्होंने एक प्रपोज किया, एक मॉडल प्रपोज किया कि ये जो एनर्जी वेरिएशन को वो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वॉल में दिखा सकते हैं। मतलब इस लाइन को वो ऐसे दिखा सकते हैं, बैंग, तो वो ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, तो ऐसे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल, एक्चुअली मेरा शेप जो है रेक्टेंगुलर साइज का नहीं है, पर अप्रोक्सीमेशन के लिए आप समझ सकते हैं ये रेक्टेंगुलर है। ओके, तो वो उन्होंने इस शेप को, ये जो कर्व शेप को वो एक रेक्टेंगुलर पीरियोडिक शेप, पीरियोडिक मतलब एक जो दोनों का बीच में जो गैप होता है वो रिपीट हो रहा है। इसमें जो गैप है, इस दोनों का जो साइज है वो एक दूसरे के बाद रिपीट हो रहा है। मतलब इसका जो साइज है यहाँ पर भी वो साइज है, यहाँ पर भी वो साइज है, यहाँ पर भी जो रेक्टेंगुलर का जो आकार है यहाँ पर भी आकार है, आयतन भी सेम है। ओके, मतलब वो ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना। तो अगर जो आटम की हम बात कर रहे हैं, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका जो प्रॉपर्टी, उनका जो एटॉमिक बिहेवियर सेम होगा, तो वो ये जो पोटेंशियल वॉल, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा। ओके, तो उन्होंने इस कर्व लाइन को मिटा दिया, कर्व लाइन को मिटाकर इस रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वॉल की तरह उन्होंने सोचा कि हाँ, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ऐसे वो उन्होंने सोचा। तो उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए, तो इनमें ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो हमारा एनर्जी का वेरिएशन है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं एनर्जी का लेवल कैसा हम यहाँ पर दिखा सकते हैं उसको मैं बताऊँगा। ओके, एनर्जी लेवल को हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा जो आर का बदलाव अनुसार हमारा एक ग्राफ आया था, जहाँ पर हमारा एक सेंटर, यहाँ पर जो r = 0 पोजीशन में वो हमारा एक आटम था। तो आटम में जो एनर्जी का वेरिएशन था वो ऐसा हो रहा था। सॉरी, एनर्जी का वेरिएशन ऐसा हो रहा था। तो ठीक है, तो हम अगर हाइड्रोजन आटम के लिए, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन आटम के लिए बात करेंगे, तो उसका जो हाईएस्ट लेवल एनर्जी था, वो जो ग्राउंड लेवल एनर्जी था, Eg, ये तो एनर्जी गैप का सिचुएशन है, एनर्जी ग्राउंड, Gr ग्राउंड, तो उसका जो एनर्जी था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक वैल्यू एनर्जी है उसको हम कह सकते हैं E1 क्या है, हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी है। उसके बाद जो गैप था वो सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए जो था वो था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हम थर्ड ऑर्बिट और थर्ड एनर्जी लेवल के लिए हम दिखा सकते हैं यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पर एक एक्सिस होगा जहाँ पर हम एनर्जी का वैल्यू ले सकते हैं, अगर ऐसा होगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 यहाँ पर अगर 10 का बराबर होगा कोई एनर्जी 10, यहाँ पर समथिंग 4, यहाँ पर समथिंग 1, एंड देन अप्रोक्सीमेशन आप यहाँ पर नहीं यहाँ पर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 हो गया, कैसे हो सकता है। मतलब मैं डायग्राम दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर आप समझ सकते हैं कि इससे यहाँ पर दूरी 1 है, इससे दूरी 1 से 4 है,
इससे दूरी यहाँ से 4 से 10 है। तो ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। E2 देन E3 के लिए जो हुआ था हमारा 1.4 के अनुसार चलता था, वो था E3। तो ऐसे इन्फाइनाइट लेवल तक हमारा एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हम दिखा सकते हैं। जो इन्फाइनाइट पर जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो आएगा E0। ओके, इन्फाइनाइट इक्वल टू जो हमारा फ्री स्टेट में रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो एनर्जी रहेगा वो 0 पर रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी हो सकते हैं, तो बहुत सारे एनर्जी हो सकते हैं। ओके, बहुत सारे एनर्जी मतलब बहुत सारे एनर्जी दिखा सकते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब कोई भी आप रेक्टेंगुलर पीरियोडिक यहाँ पर क्या है, ये रेक्टेंगुलर पीरियोडिक कोई भी, या इसको हम कह सकते हैं क्या, मैंने इसको क्या बताया, तो कोई भी पिलर ले सकते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर पीरियोडिक वाल ले सकते हैं, वाल। तो वाल का बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे E1 से लेकर E इन्फिनिट तक बहुत सारे एनर्जी का लेवल हो सकता है। तो इसको इस जो लेवल को हम बोल सकते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे 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 बहुत सारे एनर्जी का बैंड होगा। ओके, बहुत सारे एनर्जी का बैंड होगा, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी का बैंड्स होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, तो कॉन्वेनेंट के लिए हम किसी एक सॉल्यूशन को की चर्चा करेंगे, उसके बाद जो हम मान लेंगे कि एक सॉल्यूशन जैसे बिहेव करेगा, उसका बर्ताव जैसे होगा, ओके, तो दूसरे सॉल्यूशन का बर्ताव वैसा होगा। ओके, तो ये क्रॉनिक पेनी मॉडल का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसी तरह से उन्होंने समझाया। ठीक है, तो कन्वेनेंट के लिए हम कोई एक एनर्जी लेवल को हम दिखा देते हैं, एनर्जी लेवल से। ओके, तो कोई एक एनर्जी लेवल को दिखाएंगे, उसके बाद अगर हम कोई एटम को क्लोज करेंगे, मतलब एटम के भीतर का जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स था, अगर उस स्पेसिंग्स को हम कमा देंगे और उसको कोई डिक्रीज कर देंगे, तो वो एनर्जी में वो क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो ठीक है, कन्वेनेंट के लिए हम कोई एक एनर्जी लेते हैं। तो सपोज हम कोई ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब E1 का वैल्यू लेते हैं। ओके, तो ठीक है, तो इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब ये जो ऐसा नीचे की तरफ झुका हुआ है, मैं उसको ऊपर की तरफ झुका देता हूँ, जिसकी वजह से आपको आसानी होगी समझाने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक के लिए दिखा देता हूँ, उसके बाद 2, 4, 5, 6 ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा, नो 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 दिस इज़ नॉट। तो अगर यहाँ पर हमारा कोई एटम है, तो एटम में यहाँ पर एक पोटेंशियल वाल है। ओके, पोटेंशियल वाल है। तो ये हम किसके लिए दिखा रहे हैं, एक पर्टिकुलरली 1D लैटिस के लिए दिखा रहे हैं। ओके, तो अब जैसे मल्टी बॉडी सिस्टम आएगा तो वो उसका जो डायग्रामेटिकल सिस्टम होगा और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, तो उसके लिए वही बहुत इक्वेशंस है। ओके, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में हायर लेवल पर पढ़ेंगे तो उसका भी बहुत सारे इक्वेशंस है। तो बेसिक से हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सिंप्लिसिटी में जाना पड़ेगा, उसके बाद कॉम्प्लिकेटिव में आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल वाल है, ठीक है, तो इसमें है जो वेव फंक्शन का वेरिएशन, तो वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन, वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी एक आटम होगा, शायद मैं रख देता हूँ, 2 आटम के लिए दिखा दूंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे बहुत सारे आटम्स के लिए हम दिखा सकते हैं। ठीक है, नहीं 3 आटम की ज़रूरत नहीं है। सपोज हम कॉन्वेनेंट के लिए 2 आटम की चर्चा कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन। ओके, तो वेव फंक्शन का जो वेरिएशन होता है तो ऐसे होगा, तो आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि हाँ ये कहाँ से आ गया, ये वेव फंक्शन का जो वेरिएशन कहाँ से आ गया। तो ये वेव फंक्शन का जो वेरिएशन आया है, ये नथिंग बट जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, जो स्क्रोडिंजर के टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, याद कीजिए, मैं आपको थोड़ा याद कर देता हूँ। ओके, तो जो वेव इक्वेशन के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन जो आया था, एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन आया था, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू डेल स्क्वायर साई प्लस
क्या था 2 पाई/2m/h into e माइनस बी, ओके, इक्वल टू 0। हाँ या नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया था, तो इससे जो वेव फंक्शन का जो, जैसे वेव फंक्शन का हम पहले एक लेक्चर में हम पहले लेक्चर में हमने बता दिया कि वेव फंक्शन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन की जो बिहेवियर होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन हो सकता है और प्रोटॉन हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, जो एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं, उसका जो बिहेवियर ये वेव फंक्शन दिखाता है कि कैसा ये बिहेव कर रहे हैं टाइम के अनुसार, इसका जो पोजीशन और कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है, ठीक। तो इसका जो बिहेवियर तो ऐसे आएगा, ओके। तो इसका एक बहुत अच्छा एक कैलकुलर इक्वेशन है, ओके। मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये आप थोड़ा आप समझ लीजिए कि इससे ये आ गया, पर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इस जो एक्सप्रेशन आया था, इस एक्सप्रेशन में हम कैसे दिखा सकते हैं कि इसका जो वेरिएशन होगा वो ऐसे होगा, वेव की तरह होगा वेरिएशन। मतलब इसका जो शेप है आप थोड़ा पैराबोला के शेप में आप दिखा सकते हैं, सोच सकते हैं पैराबोला के शेप ऐसे हो सकता है, पैराबोला के शेप की तरह आ रहा है ना। तो वैसे ही जो इसका जो डायग्रामेटिक का इसका जो वेरिएशन एनर्जी के साथ हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा एनर्जी का ग्राफ था, एनर्जी का जो वेरिएशन, तो इसका जो एनर्जी के साथ वेरिएशन हो रहा है ना, वो पैराबोला जैसा इसका जो इक्वेशन आएगा वो पैराबोला के जैसा इक्वेशन आएगा। तो इसका जो डेरिवेशन है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। तो अगर मैं एक क्लास में समझाऊंगा तो आप पागल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगा, पर मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूँ तो वो इसमें से आएगा एनर्जी का जो वेरिएशन, एनर्जी वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ओके। एनर्जी इज ए वेरिएशन ऑफ वेव नंबर, क्योंकि यहाँ पर वेव फंक्शन का जो वेव फंक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेव नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। जैसे हम कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और कोई वेलोसिटी और कोई सपोज आप मान लीजिए कि मैं कोई डिस्प्लेस कर रहा हूँ और मैं कोई डिस्टेंस और दूरी जा रहा हूँ, तो मैं कोई भी जो मैं कैसे दिखाता हूँ, मैं कैसे फ्रेम से दिखाता हूँ, मैं कोई दिखाता हूँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट से, हाँ एक्स डायरेक्शन में मैं कुछ दूर एक्स डायरेक्शन में गया तो उसका मैं बता दिया कि हाँ डी एस आई कैप, तो आई कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो डी एस मतलब मेरा टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो आप समझ रहे हैं ना। तो एक्स एक्सिस में जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये डी एस आई कैप है, तो जैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एक्सिस में मेरा डिस्प्लेसमेंट को, और वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, आपका जो भी मन करे उस एक्सिस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही एनर्जी जो वेव फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करने के लिए उसका जो वेव नंबर उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही, ठीक है। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया है जो वेव नंबर के साथ, वो वैसा होगा कि उसका जो वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू होगा हाँ ई इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, राइट, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपन 2m। देखिए यहाँ पर जो एच क्रॉस है वो हमारा h/2π, ओके। तो ओके एच क्रॉस का जो वैल्यू है वो h/2m है, h/2π। देखिए यहाँ पर 2m जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ओके। जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये पाई कांस्टेंट है, 3.14 वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू था, तो ये इसका वैल्यू तो ऐसे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो ऐसे होगा n इंटू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू के स्क्वायर, ओके। नो सॉरी, ठीक है। इसका जो वैल्यू का ऐसा होगा, तो एच क्रॉस और 2m जो है वो कांस्टेंट है, तो ई जो हमारा वैल्यू है, ई का वैल्यू के साथ कैसा वेरी करेगा, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, मतलब कोई ए के स्क्वायर, ओके। ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए के स्क्वायर और ई इज इक्वल टू के स्क्वायर, ई इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये एक जैसे वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, जो है हमारा क्या है, ये जो पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये इसका जो ये जो इक्वेशन, ये पैराबोला की इक्वेशन साथ साथ मैच कर रहा है, तो इसका जो वेरिएशन हो रहा है वो पैराबोला के जैसा वेरिएशन हो रहा है। तो आपको थोड़ी बहुत कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में ये जो इस डेरिवेशन से ये जो डेरिवेशन आया है, कैसे आया है, मैं उसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो के का वैल्यू है, ओके, तो ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये हमारा था स्क्रोडिंजर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ओके।
स्क्रोडिंजर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, न्यूटन की इक्विवेलेंट है। न्यूटन जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में है, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स में है। ओके, तो क्रोनिक पेनी मेडल एक क्वांटम मैकेनिक्स का एक विषय है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड है, ठीक है। वैसे इसीलिए इसका जो कॉन्सेप्ट आया है वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही रिलेटेड होके आया है, ठीक है। h²/2m, तो देन आप जो k का वैल्यू वेब नंबर इक्वल टू n/l, सॉरी n/l, ओके, n/l, दैट इज राइट, k इज इक्वल टू n/l, ओके। तो n का वैल्यू, तो ठीक है, तो इससे हम अगर यहाँ पर, ओके, अगर हम यहाँ पर ये जो n का वैल्यू था, ओके, थोड़ा मिनट, तो यहाँ पर जो n का जो k का वैल्यू था वो था n/l, ओके। तो अगर हम k का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये होगा n²π²/l²। तो इसका जो वेरिएशन होगा e के वेरिएशन n² के वेरिएशन होगा, मतलब n मतलब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ओके। एनर्जी लेवल जैसे बड़े होंगे तो उनका जो वेरिएशन होगा वो स्क्वायर के अनुसार वेरिएशन होगा, ओके। तो इसका जो एनर्जी का जो वेव फंक्शन था, तो वेव फंक्शन का जो वेरिएशन एनर्जी के साथ वो कुछ इस प्रकार होगा, पैराबोला की तरह होगा। तो ठीक है, वो ये जो इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन आया है, इससे ज़्यादा घबराए मत, बहुत आसान है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, मतलब बहुत आसानी से समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कशन करूँगा, पर पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद हमें जो एक्सप्रेशन निकालेंगे उससे बहुत आसान होगा कि इसको समझने के लिए, ओके। तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, ओके। तो इसके जो वेव फंक्शन का जो एनर्जी के साथ वेरिएशन होगा वो इस प्रकार होगा। तो ये जो है आइडियल केस में है। अगर आप कंप्यूटर में कंप्यूटेशन जो पढ़े हुए हैं, वो जो कंप्यूटर में ग्राफ करते हैं ना, जो कंप्यूटर में हम जो ग्राफ कर सकते हैं, तो ये इसका वेरिएशन ऐसे लाइन की तरह नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 आ सकता है, ऐसे 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 ऐसे, सॉरी ये डिसकंटिन्यूअस लाइन है, ओके। तो ऐसे आ सकता है। तो आइडियल केस में हम ग्राफ के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा, मतलब एक लाइन हो जाएगा, जो कर्व की तरह बिहेवियर नहीं करेगा, ओके। यहाँ पर भी एक लाइन आएगा जो कर्व की तरह बिहेवियर नहीं करेगा, ओके। तो वैसे ही मैंने इसको सीधा दिखाया है, उसको मैं थोड़ा इन्वर्ट कर देता हूँ। तो इन्वर्ट कर देने से ऐसा आएगा, तो इसका जो एनर्जी जो वेव फंक्शन का जो वेरिएशन ऐसा आएगा, वेव फंक्शन का जो वेरिएशन ऐसा आएगा। तो ये क्या है, तो ये जो वेरिएशन है, इसको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। तो क्या है, ये हमारा एक ऑसिलेटर बिहेवियर है, that is evanescent behavior side, right? Evanescent behavior. One is oscillator behavior and another is evanescent behavior. Evanescent means what? Evanescent behavior, मतलब इसका जो बिहेवियर होता है, ये जो लाइन का बिहेवियर है वो इस वेव की बिहेवियर से बहुत डिफर करता है। मतलब इस वेव का बिहेवियर इस पॉइंट में आके इसका कोई भी प्रॉपर्टीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट से ये वेव की तरह बिहेव करने लगा, टाइम से, मतलब टाइम के रिलेटेड से ये बदलता रहा, टाइम के अगर हम कोई टाइम को वेरिएबल लें तो टाइम की वजह से ये बदलता रहा। पर यहाँ पर इसका जो वेव का प्रॉपर्टी हम यहाँ पर नहीं देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर भी हम वेव की प्रॉपर्टी हम ये शो नहीं कर रहा है, वेव का प्रॉपर्टी जो है ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो इसका जो बिहेवियर है, इसको हम कह सकते हैं इवानेसेंट बिहेवियर, ओके। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो बिहेवियर है जो वेव फंक्शन का, इसको हम कह सकते हैं ऑसिलेटर बिहेवियर। ऑसिलेटर मीन्स ये पीरियोडिक बिहेवियर और ऑसिलेशन कर रहे हैं टाइम के साथ, टाइम से क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, बदलता रहा है टाइम के कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो ठीक है, तो थोड़ा समझ आ रहा होगा
क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, तो आपको जब तक मैं आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा नहीं दूंगा तब तक आपको ये जो एक्सप्रेशन आपको समझ नहीं आ रहेगी। पर आप ऐसा समझिए कि ये इसका जो बिहेवियर एक पैराबोला की तरह बिहेवियर है, और यहाँ पर इसका पैराबोला बिहेवियर सीज हो रहा है, मतलब पैराबोला के बिहेवियर यहाँ पर नष्ट हो रहे हैं, यहाँ पर कि नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या होगा, तो अब तक तो हमने आइसोलेटेड एटम की तरह से हमने समझा दिया कि ऐसा हो सकता है। ये क्या है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, मतलब पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल अगर हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेते हैं तो ये पर्टिकुलर E1 वैल्यू के लिए, तो ऐसा हो सकता है E1 वैल्यू के लिए, E1 के लिए। दूसरे एटम की अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, और कोई और इलेक्ट्रॉन मतलब एटम की ग्राउंड स्टेट में की एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ पर भी एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की बात करेंगे, तो इसका वेरिएशन ऐसा होगा, इसका वेरिएशन ऐसा होगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, मतलब वन सोल्यूशन के लिए ऐसा बिहेवियर हो सकता है। तो ठीक है, ध्यान दीजिए कि अगर ये जो वेरिएशन है इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स, अगर वो बहुत कम हो जाए तो क्या होगा, तो पहले देखिए इसका जो इफेक्ट यहाँ पर तब तक नहीं होगी जब तक इन दोनों का जो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स ए है इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स तब तक नहीं होगी जब तक इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स कम नहीं होती। यहाँ पर ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, आइसोलेटेड एटम के लिए ऐसा एटम जैसे बिहेव कर रहे हैं, दोनों में एक दूसरे की कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रही है। पर जब इन दोनों में जो डिस्टेंस मतलब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स कमी हो जाएगी तो अब क्या होगा, ये जो इवानेसेंट बिहेवियर है, इसका जो इवानेसेंट बिहेवियर वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट लगाएंगे। मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पर होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर होगा। इसका जो वेव का बिहेवियर, मतलब इसका जो ऑसिलेटर बिहेवियर, इसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा देखिए, तो जिसकी वजह से तो इन दोनों एटम की हम बात करते हैं। ओके, तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक वेव का बिहेवियर, यहाँ पर एक इवानेसेंट बिहेवियर, यहाँ पर एक इवानेसेंट बिहेवियर। तो क्या होगा, ये जो एनर्जी का लेवल है ये स्प्लिट कर जाएगा मतलब इसका जो एनर्जी कुछ ऊपर की तरफ रह जाएगा, इसका जो एनर्जी नीचे की तरफ रह जाएगा। यहाँ पर वन डी लैटिस के लिए बात कर रहे हैं। ओके, तो वन डी लैटिस में क्या हुआ, ये दो एटम के बीच में जो गैप था अगर वो कम हो जाएगा। ओके, अगर दो एटम का हम अगर थोड़ा और पास ले आएंगे तो क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर ये क्या हुआ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये जो एनर्जी का वेरिएशन हम यहाँ पर ले सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स की बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो जब एक एटम की हम बात कर रहे थे तो एक एटम में तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ऐसे ये नंबर ऑफ एटम्स के लिए। ओके, तो एक एटम के लिए क्या हो रहा था, एक एटम के लिए सिंपल एनर्जी था, यहाँ पर कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रहा था, जैसे एनर्जी का बिहेवियर रहता था वैसा रहा है। तो यहाँ पर एक एनर्जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर E1 लेते हैं तो एनर्जी का जो वैल्यू होगा यहाँ पर ऐसा होगा। अगर दो एटम्स को अगर हम थोड़ा पास ले आएंगे तो क्या होगा, इसका जो इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ सकता है, इसका जो इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ सकता है। ठीक है, तो दोनों दो एटम्स एक दूसरे में इफेक्ट लगाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो एनर्जी का स्प्लिटिंग हो जाएगा, मतलब एनर्जी दो तरह में भाग हो जाएगा। ये कुछ एनर्जी ऊपर की तरफ जाएंगे और कुछ एनर्जी नीचे की तरफ जाएंगे। क्या है, जब दो एटम्स की हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे अगर हम 3 एटम की चर्चा करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर हम ऐसा सिस्टम लाएंगे कि हम एक साथ में 3 एटम्स को पास ला सकते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एनर्जी का वेरिएशन 3 हिस्से में बढ़ जाएगा। ओके, 3 हिस्से में बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, अगर हम 4 एटम की बात करेंगे तो एनर्जी का स्प्लिटिंग ऐसा होगा, 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो वैसे करके वो 5 के लिए 5 हिस्से में बढ़ जाएगा, 6 के लिए 6 हिस्से में बढ़ जाएगा। ओके, n हिस्सा के लिए क्या होगा,
बहुत सारे हिस्से होंगे, बहुत सारे स्प्लिटिंग होंगे, ऐसे बहुत सारे स्प्लिटिंग होंगे जो कि कंटिन्यूस की तरह दिखेंगे। यहाँ पर हम डिस्क्रीट की तरह दिख रहे हैं। डिस्क्रीट मतलब एक दूसरे को हम जान सकते हैं, हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। ओके, तो यहाँ पर कंटिन्यूस की मैनर में n नंबर ऑफ एटम्स के लिए जो स्प्लिटिंग होगा बहुत होगा, जो हम कह सकते हैं बैंड फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैंड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। ओके, तो ये जो सिंपल एनर्जी था, सिंपल एनर्जी का वैल्यू था, ये स्प्लिट करके ऐसा इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे, तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये स्प्लिट करके ऐसे कोई बैंड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा बहुत सारे एटम्स का अगर आप पास लाओगे तो क्या होगा एनर्जी का वेरिएशन। ठीक है, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नहीं इरेज करूँगा। तो देखिए इससे हम कोई स्पेसिफाइड एनर्जी के लिए ले रहे थे, मतलब कोई एक सोल्यूशन के लिए ले रहे थे। मतलब हमारे पास अगर E1 के वैल्यू दिया गया है तो E1 कैसा स्प्लिट करेगा, तो हम ऐसे दिखा रहे थे। एक्चुअल में E1 स्प्लिट नहीं कर रहा था, क्योंकि E1 मतलब जो फास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका जो स्प्लिटिंग है वो उसका स्प्लिटिंग बहुत कम होगा। आप इसको बहुत कम आप इसको एज्यूम्शन कर सकते हैं। पर जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में, बहुत बड़ा ऑर्बिट में, मतलब इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर होगा, तो उसका स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। वो बहुत उसका जो इफेक्ट, मतलब अदर एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अदर एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब जो करीब के इलेक्ट्रॉन हैं उनसे बहुत दूर के इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो इससे हम दिखा सकते हैं कि अगर हमारे पास, मैंने बोला था कि एक एनर्जी लेवल हो सकता है, ये हो सकता है। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पीक पर है। वो जो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी, मतलब इन्फाइनाइट स्टेज पर जो एनर्जी है, इन्फाइनाइट लेवल पर जो एनर्जी है, उसका एनर्जी 0 है। तो इसमें बहुत एनर्जीज हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बहुत सारे एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे और कोई डायग्राम दिखाएंगे तो इसका एनर्जी वेरिएशन भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ओके, तो कैसा होगा, तो ये है एनर्जी का वेरिएशन ई, इसका ये है नंबर ऑफ एटम्स, इंटरएक्टिंग एटम्स। ओके, इंटरएक्टिंग का मतलब क्या है, इंटरएक्टिंग मतलब जो एक दूसरे से कुछ इफेक्ट लगा रहे हैं, मतलब एक दूसरे की से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं। ओके, तो वो है इंटरएक्टिंग। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा n नंबर ऑफ एटम्स है, तो बहुत सारे एटम्स है, यहाँ पर n है। तो ये हमारा E1 के लिए है। तो E1 के लिए जो वेरिएशन होगा वो ऐसा कुछ होगा। तो थोड़ा वेरिएशन होगा। उसके बाद जो E2 है, E2 एनर्जी लेवल है, तो उसके लिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा। ओके, तो E3 लेवल पे जो एनर्जी है, एनर्जी का वैल्यू जो थर्ड ऑर्बिट में, और थर्ड एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी है उसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा एनर्जी का वेरिएशन होगा। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेरिएशन। तो ऐसे ही, तो जो हमारा इन्फाइनाइट लेवल पर जो एनर्जी है, मतलब इन्फाइनाइट लेवल का जो एनर्जी है, एनर्जी वैल्यू, तो उसका जो वेरिएशन होगा वो ऐसे कुछ इस तरह बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये है हमारा एनर्जी लेवल का जो वेरिएशन हो रहा है स्प्लिटिंग की वजह से। कैसे हम क्रोनिक पेनी मॉडल से हम दिखा सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, तो पिछली बार तो हमने ऐसे बता दिया कि तो ऐसा कुछ होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने बताया कि क्रोनिक पेनी मॉडल का जो एनर्जी बैंड्स में क्या इसका जो इम्पोर्टेंस है। ओके, तो उसको हमने बताया कि क्रोनिक पेनी मॉडल से हम कैसे समझ सकते हैं कि एनर्जी बैंड का जो स्प्लिटिंग हो रहा है वो कैसे हम समझेंगे। ओके, तो ठीक है, तो ये सब एनर्जी बैंड का जो एनर्जी लेवल का जो वेरिएशन एनर्जी बैंड के साथ, जैसे ही एटम्स बहुत करीब आए, उसके बहुत सारे एटम्स करीब आए, उसके वजह से कितना एनर्जी कैसे स्प्लिटिंग कर रहा है, ये सब है। तो ठीक है,
इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट फुलफिल्ड ऑर्बिट है उसको हम कह सकते हैं वैलेंस सेल और वैलेंस एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड भी कह सकते हैं। जो बैंड हमारा फुलफिल है, इलेक्ट्रॉन से भरपूर है, उसको हम कह सकते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड अगर E3 हमारा ये जो थर्ड ऑर्बिट में अगर हम थर्ड बैंड की सोच रहे हैं तो उसमें अगर जो 8 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेशन है वो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होंगे तो वो कह सकते हैं वैलेंस बैंड। उसके ऊपर जो पार्शियल फील्ड होगा और हाफ फील्ड हो सकता है और एम्प्टी भी सेल भी हो सकता है, एम्प्टी बैंड भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर E4 बैंड है, बैंड E4, तो ऐसा कुछ वेरिएशन आएगा। तो ऐसा कुछ वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो अगर इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है, पार्शियल फील्ड है और एम्प्टी भी हो सकता है, तो इसको हम कह सकते हैं कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ पर ही कंडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्योंकि जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट करने की जो क्षमता रहेगी वो कंडक्शन बैंड में ज़्यादा रहेगी। और इस सब बैंड में नीचे की तरफ जो बैंड है इस सब को हम बैलेंस बैंड बोल सकते हैं। और स्पेसिफिकली हम जो हाईएस्ट ऑर्बिट में हाईएस्ट लेवल पे जो बैंड फुलफिल होता है उसको हम बैलेंस बैंड लेते हैं, कंसिडर करते हैं। ओके, तो इस बैंड में इलेक्ट्रॉन की कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी सेल हाफ फील्ड नहीं है कि पार्शियल फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर कुछ गैप हैं और कुछ डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है। तो ये सब था जो क्रॉनिक फेनी मॉडल से हम कैसे दिखा सकते हैं एनर्जी बैंड की जो चर्चा हम कर सकते हैं, एनर्जी बैंड की जो कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। तो ये था क्रॉनिक फेनी मॉडल। पर क्रॉनिक फेनी मॉडल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉनिक फेनी मॉडल का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे जो स्क्रोडिंजर का जो वेव इक्वेशन था उससे ये जो एक्सप्रेशन आया था, जो वेव फंक्शन का जो वेरिएशन जो हम पैराबोला की तरह दिखा सकते हैं। ओके, तो पैराबोला की तरह दिखा सकते हैं। तो वहाँ पर जो हमने बोला कि हाँ एनर्जी का बहुत सारे एनर्जी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल हो सकते हैं, बहुत सारे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल हो सकते हैं, पोटेंशियल वाल हो सकते हैं, और मतलब बहुत सारे एनर्जी का लेवल हो सकता है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे कि कोई आप इक्वेशन ले लें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y प्लस एक्स, सॉरी नो स्ट्रेट लाइन, ओके, तो ठीक है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ले लीजिए। तो सपोज मैं कोई जनरल इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूँ y प्लस एक्स इक्वल टू 2 देन y प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो इससे हम, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स है, हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर दो आंसर ही हम पा सकते हैं, x का वैल्यू कोई भी आएगा, y का वैल्यू कोई भी आएगा। तो वहाँ पर वैसे ही अगर बहुत सारे एनर्जी का लेवल है और एनर्जी का वैल्यू दिया गया है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास है। तो यहाँ इससे हम दो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशंस है, इसे दो इक्वेशन से दो सॉल्यूशंस ले जा सकते हैं। अगर यहाँ पर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी का वैल्यू दिया गया है तो इससे हम इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी ला सकते हैं। तो ये था एक जनरल कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हमने वो डेरिवेशन करना है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, तो थोड़ा और सब्र का फल मीठा होता है जैसा, तो और थोड़ा और करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ। उसके बाद जो भी टॉपिक आएगा, डायोड आएगा, और उसके बाद कोई भी जो करंट आएगा, ओके, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसके बाद जो डिस्कशन करेंगे, क्या डिस्कशन करेंगे, जो हम जंक्शन डायोड की बात करेंगे, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, डोपिंग की बात करेंगे, और बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो ये सब कोई, तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, +2 लेवल तक पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए ये सब मैंडेटरी नहीं है, मतलब इनको समझना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट है यहाँ पर समझने के लिए कोई भी इंटरेस्ट है तो आप समझ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब है। तो कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने का ये मेरा उद्देश्य है कि कैसे हम बेसिक से जान सकते हैं कि कैसे एनर्जी बैंड का जो कॉन्सेप्ट कैसे हम निकाल सकते हैं, कि एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट कैसे आया है। ओके, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो डेरिवेशन आया था क्रॉनिक फेनी मॉडल का डेरिवेशन। ओके, क्रॉनिक फेनी मॉडल का डेरिवेशन नहीं है वो मतलब वेव फंक्शन का जो डेरिवेशन है, वेव फंक्शन कैसे एक्सप्रेशन आया है, तो वो डिस्क्राइब करेंगे। तो ठीक है, तो उसके तो
उस टाइम तक, तो उस टाइम तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। हाँ ओके, तो देखते रहिए। तो ठीक है, आपको अगर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ना पसंद आएगी तो डिसलाइक कर देना। तो इतना कहकर मैं आपके आपसे गुड बाय लेता हूँ। बाय बाय, टाटा, सी यू।